नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। दोस्तों, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो मैं समझता हूँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों जो रीट का पाठ्यक्रम है, इसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं, ये चाहे L1 हो या L2, दोनों के लिए समान है। तो हम पहला जो बिंदु पढ़ रहे थे, इसमें वृद्धि और विकास की संकल्पना को हमने पढ़ लिया था, विकास के विभिन्न आयाम को भी पढ़ लिया था, विकास के सिद्धांत को भी पढ़ लिया था। आज हम विकास के सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा जो विकास के सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। दोस्तों, संज्ञान क्या होता है? संज्ञान का मतलब ये होता है तार्किक रूप से समझना, सोचना, समझना। ये क्या है? संज्ञान। मन में जो सोचते हैं, तर्क करते हैं, ये क्या है? संज्ञान। तो इससे संबंधित जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी बच्चे का विकास होता है 0 से 2 वर्ष के बीच में कैसा विकास होता है, फिर 3 से 4 वर्ष के बीच में, 7 वर्ष के बीच में, फिर 7 से 11 वर्ष के बीच में, और 11 से ऊपर के वर्ष में। तो इस प्रकार से 4 अवस्था दी थी। इन अवस्थाओं में बच्चा कैसे गुजरता है, कैसे वातावरण के साथ में अंतर क्रिया करता है, उनके बारे में समझेंगे। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो जीन पियाजे से संबंधित आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जीन पियाजे ने कहा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वातावरण के साथ में क्या करता है, अंतर क्रिया के द्वारा संज्ञान का विकास होता चला जाता है। बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या बताता है? जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे के विकास में किसी बाहरी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता। बच्चा खुद सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, वातावरण के साथ में क्या करता है, अंतर क्रिया करता है। ये दोस्तों लाइन आपको याद रखनी है, परीक्षा में आने लायक लाइन है। अगर परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से विद्वान के अनुसार वातावरण के साथ अंतर क्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है, तो ये है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विशेषता है। और बच्चा क्या करता है, अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीन पियाजे ने दोस्तों मानव के विकास की 3 अवस्था यानी 3 पक्ष बताए। महत्वपूर्ण है, पियाजे के अनुसार मानव विकास के 3 पक्ष थे। अवस्था इन्होंने 4 बताई थी, और जो मानव के विकास के जो पक्ष थे वो 3 बताए थे। यानी तीन रूपों में जो मानव का विकास होता है। पहला रूप है जैविक परिपक्वता, यानी जैविक परिपक्वता जैसे जैसे समय गुजरता है बच्चे का विकास होता जाता है। ये एक भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, यानी भौतिक वस्तुओं को देखकर भी बच्चा क्या करता है, अनुभव प्राप्त करता है, और सामाजिक वातावरण से भी क्या करता है, अनुभव प्राप्त करता है। ये दोस्तों 3 महत्वपूर्ण पक्ष है मानव विकास के। किसने दिए थे? जीन पियाजे ने दिए थे। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था जीन पियाजे के अनुसार मानव विकास का कौन सा पक्ष नहीं है। तो दोस्तों, ये 3 पक्ष आपको याद होने चाहिए, जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, और सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। दोस्तों, ये तीनों पक्षों को मजबूत करना क्या कहलाता है? स्कीमा। क्या कहलाता है? स्कीमा। ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीन पियाजे ने जो बालक के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है, ये 4 बताई। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जीन पियाजे के अनुसार कितनी बताई थी? ये 4 बताई थी। और ये 4 संख्या आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई गई थी? 3, 4, 5, 6। तो इस हिसाब से 4 बताई थी। पहली अवस्था पढ़ेंगे, और पहली अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में है, और इसको क्या नाम दिया जाता है, और इसमें बच्चे की क्या विशेषता पाई जाती है। देखिए, पहली विशेषता है संवेदी पेशीय अवस्था। इसे क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, संवेदनात्मक अवस्था भी कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। और इसकी उम्र क्या होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए, 0 से 2 वर्ष के बीच में। दोस्तों, ये इतने सारे नाम हैं, इससे बेटर है कि आप इस इंग्लिश वाले नाम को याद कर लो, सेंसरी मोटर स्टेज। अगर ये याद करते हो तो ये नाम तो इंग्लिश वाले पेपर में तो इंग्लिश लैंग्वेज तो आएगी ही आएगी, ऊपर हिंदी वाला प्रश्न आएगा, नीचे वो का वो प्रश्न इंग्लिश में आएगा। तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि ये सेंसरी मोटर का मतलब होता है जो पहली अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष के बीच में। या आप इतने नाम याद करना, संवेदी पेशीय अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था, ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था। यानी इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी हाथों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से अपने ज्ञान को प्राप्त करता है। जैसे बच्चा देखता है, सुनता है, हाथ से टच करता है। तो ये क्या है दोस्तों, इस माध्यम से बच्चा क्या करता है, वातावरण के साथ में क्या है, ज्ञान का निर्माण करता है। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। बालक स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, स्वार्थी होता है, आत्म केंद्रित होता है। वो दूसरों की उसको कोई परवाह नहीं होती है। अगर वो भूखा है तो रोएगा, दूसरे भूखे हैं नहीं भूखे ये उसके कोई समझ नहीं होती। वो आत्म केंद्रित होता है, स्वार्थी होता है। ठीक है। और दोस्तों, 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व का ज्ञान आ जाता है। दोस्तों, अधिकतर परीक्षा में पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व का ज्ञान कितने समय में आता है बच्चे के। तो 18 से 24 माह यानी 2 वर्ष तक वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। ये क्या होता है अभी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो वस्तु स्थायित्व का ज्ञान है ये क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, यानी कि 18 माह से पहले का जो बच्चा है, यानी 14, 16, 18 माह से कम उम्र का जो बच्चा है, अगर उस बच्चे को कोई भी हमने हाथ में ज्ञान दे दी, फिर उसके हाथ से ज्ञान लेके हमने ऐसे ही अपने पीछे छुपा दिया, फिर छुपाने के बाद में हम बोलेंगे कि वो गायब हो गई है, तो वो समझेगा कि हाँ वास्तव में वो गायब हो गई है। लेकिन जैसे ही बच्चा 18 से 24 माह के बीच में आएगा, तो अगर उसको बोलेंगे उस वस्तु को लेकर, उसके हाथ में चाहे खिलौना हो या कोई
दूसरी कोई वस्तु हो, अगर उस वस्तु को लेके हम हमारे पीछे रख देंगे, फिर हम बोलेंगे कि वस्तु गायब हो गई है, तो बच्चा नहीं मानेगा और वो जो बच्चा होगा वो हमारे पीछे आकर वो वापस वस्तु ले लेगा, यानी उसके क्या होगा, उसका वस्तु स्थायित्व का ज्ञान मजबूत हो जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व का ज्ञान जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष में आ जाता है, तो 18 से 24 माह, और कौन सी अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में। मोस्ट है दोस्तों, ये आपको जो थी वो पहली अवस्था थी, आपको याद रखनी है। दूसरी अवस्था है दोस्तों, दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसे ये है दोस्तों 2 से 7 वर्ष के बीच में। इसकी उम्र क्या है, 2 से 7 वर्ष में। जो पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, ये थी दोस्तों 0 से 2 वर्ष के बीच में, और प्री ऑपरेशनल स्टेज थी ये 2 से 7 वर्ष के बीच में। ये आपको याद होनी चाहिए, और हिंदी में कहते हैं इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसकी क्या विशेषता है, 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चा कैसा होता है, जीन पियाजे के अनुसार कैसे ज्ञान का निर्माण करता है। तो दोस्तों 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चा आत्म केंद्रित होता है। ये दोस्तों कई बार आत्म केंद्रित नहीं देकर परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है इको सेंट्रेशन, यानी इको सेंट्रेशन की समझ कौन सी अवस्था में होती है जीन पियाजे के अनुसार, तो आपको लिखना है दूसरी अवस्था में। इसे क्या कहेंगे, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जैसा वो सोचता है सब वैसे ही सोचते। आत्मकेंद्रित का मतलब क्या होता है दोस्तों, आत्मकेंद्रित का मतलब होता है कि बच्चा ये समझता है मैं भूखा हूं, इसका मतलब दुनिया भी भूखी है। मैं रोता हूं यानी मैं दुखी हूं, तो खुद पूरी सब दुखी है, यानी खुद क्या हो, आत्मकेंद्रित होता है। इको सेंट्रेशन यानी खुद के बारे में ही सोचना समझना, तो ये होता है दूसरी अवस्था की खास विशेषता है। दूसरा पॉइंट है जीववाद, एनिमिज्म। क्या है एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब होता है दोस्तों, जीववाद क्या है, ये होता है कि दोस्तों जब ये 2 से 7 वर्ष के बीच में जो बच्चा होता है वो ये समझता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीव होता है। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य उदास है, गाड़ी नाराज है, गाड़ी क्या है, नाराज है, और जो खिलौना है, खिलौना बीमार पड़ गया। इस प्रकार की जो सोच होती है वो 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। ये होता है जीववाद। ये भी विशेषता है, महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जीववाद की समझ कौन सी अवस्था में आती है। तो ये दोस्तों है जीववाद, जो विशेषता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। आत्मकेंद्रित इको सेंट्रेशन भी दूसरी अवस्था की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कलेक्टिव मोनोलॉज, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। कलेक्टिव मोनोलॉज क्या है, ये है दोस्तों स्वयं से बातें करना, यानी 2 से 7 वर्ष के बीच में जो बच्चा होता है वो खुद से ही बातें करता है, खुद के बारे में। ऐसे आप नहीं देखते कोई छोटे बच्चे होते हैं खेलते खेलते खुद से बात करते हैं, चलते चलते भी खुद से बात करते हैं। ये दोस्तों 2 से 7 वर्ष के बीच में होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अहमवाद और विपरीत प्रक्रिया का न होना। दोस्तों अहमवाद, इसमें अहमवाद का मतलब होता है खुद के बारे में सोचना समझना। विपरीत प्रक्रिया का ना होना, रिवाइजेबिलिटी नहीं होती है दोस्तों। क्रमबद्धता का क्या होता है, अभाव होता है। जैसे इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष के बीच में जो बच्चा होता है, अगर उसको कोई संख्या दे दी जाए तो वो ऐसे तो पढ़ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन कोई बच्चा ऐसे नहीं बोल सकता कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रकार से बच्चा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसमें रिवाइजेबिलिटी के अभाव पाया जाता है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जो विपरीतीकरण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, यानी बच्चा 1 से 10 तक तो संख्या बोल देगा, लेकिन उल्टा नहीं बोल सकता। हाँ, कोई अगर बोलता है तो 2 3 संख्या सही बोलेगा, लेकिन बीच में अटक जाएगा। तो ये दोस्तों इसका अभाव पाया जाता है, यानी क्रमबद्धता का क्या है, अभाव है। अगर एक और विशेषता दोस्तों, अगर कोई बड़ी ऐसे कोई खिलौने हैं, कोई बड़ा छोटा उससे छोटा, तो इसमें जो बच्चा होता है वो क्रमबद्ध नहीं कर सकता, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, उसको क्रमबद्धता के साथ में खड़ा नहीं कर सकता। हाँ, वो एक लाइन में जरूर रख सकता है, लेकिन इसकी जो क्रमबद्धता है उसको नहीं कर सकता, इसका अभाव पाया जाता है। तीसरे स्टेज में जाते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण अवस्था है इसे कहेंगे ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये दोस्तों 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इसमें चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता होती है दोस्तों। जो पिछली वाली जो अवस्था थी, इसमें जो क्रमबद्धता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। लेकिन इसमें जो 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है वो अगर कोई छोटी मोटी वस्तु है तो उसको क्रमबद्ध से रख देगा, यानी उसको इतनी समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो मूर्त वस्तु होगी, जो भौतिक वस्तु होगी, उस पर चिंतन कर सकता है दोस्तों। उसके सामने इस अवस्था में 7 से 11 वर्ष की उम्र में अगर बच्चे के सामने कोई वस्तु पड़ी है तो उसकी तर्क कर सकता है। जैसे कोई छोटी सी कार उसके सामने रख दी तो वो तर्क कर सकता है, ऐसी कार बड़ी भी बन सकती है, बड़ी भी होती है, उसमें हम बैठ सकते हैं। इस प्रकार की जो मूर्त वस्तुओं पर क्या कर सकता है, तार्किक चिंतन कर सकता है, यानी उसके सामने है तो ही तार्किक चिंतन कर सकता है, अगर सामने नहीं है तो नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसमें विपरीतीकरण की प्रक्रिया यानी रिवाइजेबिलिटी पाई जाती है, यानी 7 से 11 वर्ष के बीच में रिवाइजेबिलिटी पाई जाती है, और 2 से 7 वर्ष के बीच में रिवाइजेबिलिटी नहीं पाई जाती। यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था में रिवाइजेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें रिवाइजेबिलिटी पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा 1 से 10 तक गिनती भी बोल लेगा, और उसके बाद में 10 से 1 तक उल्टी हुई वापस गिनती बोल सकता है, यानी 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से भी बोल सकता है। इसमें कोई ऐसी विशेषता है जो महत्वपूर्ण है।
विपरीतीकरण की जो प्रक्रिया है ये इसमें पाई जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विचारों में क्रमबद्धता होती है दोस्तों। विचारों में क्या होती है? क्रमबद्धता होती है। और संरक्षण की समझ होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोस्ट है दोस्तों। संरक्षण की समझ होती है, जैसे लंबाई चौड़ाई का ज्ञान हो जाता है। जैसे दो गिलास है, दो गिलास में पानी भरा या शरबत भरा, तो एक गिलास को लेकर उसके कटोरी में डाल दिया और एक गिलास में भर के रखा, तो बच्चा ये समझ जाएगा कि दोनों में क्या है, समान है। लेकिन जैसे ही जो पहले वाली जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था थी, इसमें क्या था, अगर ऐसे कोई संरक्षण की समझ उसको नहीं थी बच्चे को, अगर कम छोटी साइज में है, जैसे कटोरी में डाला हुआ है कोई भी शरबत वगैरह, तो ये समझेगा इसमें कम है और गिलास में क्या है, ज़्यादा है। तो ये संरक्षण की समझ उसमें नहीं थी, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की समझ आ जाती है। ये आपको लाइन याद रखना है, संरक्षण की समझ भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। विचारों में क्या होती है? क्रमबद्धता होती है, तो रिवर्सिबिलिटी भी पाई जाती है। ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो अंतिम अवस्था है दोस्तों, ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से ऊपर तक की अवस्था है, इसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये मोस्ट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 11 वर्ष के ऊपर वाला बच्चा होता है, वो दोस्तों अमूर्त चिंतन कर सकता है, यानी तार्किक चिंतन कर सकता है। उसके पास में अगर कोई वस्तु नहीं है तो भी वो चिंतन कर सकता है। कोई भी काल्पनिक तथ्यों के बारे में भी चिंतन कर सकता है। इसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है, यानी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का। जैसे कोई नई चीज़ों के बारे में या कोई नई वस्तु बनानी है तो उसके बारे में चिंतन कर सकता है। समस्या आई है तो उसका समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क कर सकता है। कौन से स्टेज में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के रूप में। दोस्तों परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? परीक्षा में ऐसे सवाल पूछा जाता है कि बच्चा जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मान लेता है। कौन से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सी अवस्था में बताया गया है? तो ये आपको याद रखना है। जीववाद की समझ किसमें आएगी? तो ये अलग अलग जो अवस्था है ये आपको याद रखनी है। जैसे संरक्षण की समझ कौन से स्टेज में आएगी, साथ में वस्तु स्थायित्व का ज्ञान कौन से स्टेज में आएगा। ये जो जितनी भी विशेषता है ये आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कौन से स्टेज में कौन सी विशेषता है, क्योंकि परीक्षा में सवाल जो पूछा जाएगा वो ऐसे ही पूछा जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण अंतिम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। परीक्षा में पूछा जाता है कि स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? स्कीमा वस्तु या व्यक्तियों के साथ व्यवहार का जो तरीका है वो स्कीमा है। दोस्तों स्कीमा क्या है? जीन पियाजे ने कहा कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु के साथ में या व्यक्ति के साथ में जो व्यवहार करता है, उसका व्यवहार किस रूप में है, कैसे व्यवहार करता है, उसकी बोलचाल कैसे है, उसकी ढंग कैसा है, चाल चलन कैसा है, वो कैसे वातावरण के साथ में समायोजित होता है, ये जो पूरा तरीका होता है, उसकी जो टेक्निक होती है बात करने की, समझने की, सोचने की, तो उस पूरी की पूरी विशेषता को क्या कहते हैं? व्यवहार करने का जो तरीका होता है उसे कहेंगे स्कीमा। क्या कहेंगे? स्कीमा। ये याद होना चाहिए। वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ में व्यवहार का जो तरीका होता है वो है स्कीमा। जैसे किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दे दी या गाड़ी दे दी चलाने के लिए, तो वो किस प्रकार से चलाता है। अगर वो चलाता है, गाड़ी चलानी उसको आती है, तो वो चलाने आती है तो उसके माइंड में वो पिक्चर बनी हुई है कि हमको गाड़ी ऐसे चलानी है, इस प्रकार से चलानी है, दाएं ऐसे मुड़ना है, बाएं ऐसे मुड़ना है, तो ये सब उसको ज्ञान है। तो इसका जो ज्ञान है उसके माइंड में फिक्स है, तो जो तरीका उसको मालूम है, तो ये जो व्यवहार का जो तरीका है वस्तुओं के साथ में या व्यक्तियों के साथ में घुल मिलने का, तो ये क्या है? स्कीमा है। ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ में अनुकूलन क्या है? अनुकूलन को इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेशन। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रीवियस के साथ क्रियाओं द्वारा नया व्यवहार एवं प्रतिक्रिया की योजना बनाना अनुकूलन है। यानी कि हम कहीं नए वातावरण में आते तो हम वहाँ पर समायोजन नहीं होता है, तो उस समायोजन करने की जो प्रक्रिया होती है हमारे, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। इसके 3 रूप है दोस्तों। अनुकूलन के कितने रूप हैं? 3। ये 3 जो रूप है इससे संबंधित परीक्षा में सवाल 100% पूछा जाता है। पहला रूप है आत्मीकरण का, दूसरा रूप है समायोजन का और तीसरा रूप है संतुलीकरण का। दोस्तों आत्मीकरण को एसिमिलेशन भी कहते हैं, समायोजन को एक्मोडेशन कहते हैं और संतुलीकरण को इक्विलेशन कैसे। दोस्तों आत्मीकरण क्या है, एसिमिलेशन क्या है? ये दोस्तों वो है जो पूर्व ज्ञान होता है। किसी बच्चे में पूर्व ज्ञान है तो वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान को समझता है। जैसे समस्या समाधान से पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, जैसे ऊंट को घोड़ा बोलना। जैसे किसी बच्चे ने किसी ऊंट को देखा है, उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, उसी प्रकार से वो चिड़ियाघर में जाकर घोड़े को देखता है, तो घोड़े को देखकर वो कहता है कि ये है, घोड़े को बोलता है ऊंट। क्या बोलता है? ऊंट। अगर घोड़े को देखकर ऊंट बोलता है, इसका मतलब क्या है? आत्मीकरण, एसिमिलेशन, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर ये नए ज्ञान को कहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एसिमिलेशन क्या है? परीक्षा में पूछा जाता है कि कोई बालक है, अगर वो बकरी को देखकर कुत्ता बोलता है, तो ये कौन से जीन पियाजे के अनुसार कौन से ज्ञान में आएगा? तो ये दोस्तों आएगा आत्मीकरण के बारे में। यानी आत्मीकरण ये होता है जो पूर्व ज्ञान के आधार पर समझना। ये था दोस्तों पहला आत्मीकरण, यानी जो पूर्व ज्ञान है उसको देखकर नए ज्ञान को बोलना, ये है आत्मीकरण। लेकिन जैसे ही, ये तो थी पहली स्टेज, इसके बाद में जो दूसरी स्टेज है समायोजन, एक्मोडेशन। ये दोस्तों ये होता है बच्चा जैसे ही उस ज्ञान को देखता है, जैसे ऊंट को देखकर घोड़ा बोलता है या घोड़े को देखकर ऊंट बोलता है, तो ये बच्चा समझता है कि वो तो ऊंट तो ऐसा था, घोड़ा ऐसा है, तो उसमें क्या करता है? समायोजन करता है, एक्मोडेशन करता है। जो समायोजन करता है यानी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में संशोधन करना, ऊंट व घोड़े में अंतर ज्ञान होना, यह है समायोजन। परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चा चिड़ियाघर में जाकर
ऊँट को ऊँट बोलता है, घोड़े को घोड़ा बोलता है, तो ये कौन से ज्ञान में आएगा? आत्मिकरण में आएगा, समायोजन में आएगा कि संतुलीकरण में आएगा? तो ये दोस्तों आएगा समायोजन में। यानी बच्चा क्या है, ऊँट और घोड़े में क्या करने लगा है? अंतर करने लगा है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। समायोजन क्या होता है? अंतर करना। और जो आत्मीकरण क्या है? आत्मीकरण का मतलब होता है जो पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को समझना। तो ये दोनों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं संतुलीकरण के बारे में। दोस्तों आत्मीकरण व समायोजन में संतुलन बनाना, ये है संतुलीकरण। संतुलीकरण ज़्यादा नहीं है। अगर आत्मीकरण और समायोजन के बीच में हमने संतुलन स्थापित कर दिया, यानी पहले ऊँट को घोड़ा बोलते थे, घोड़े को ऊँट बोलते थे, उसी प्रकार से जो और आत्मीकरण था उसमें हम नया ज्ञान जोड़ दिया कि नहीं ऊँट ऐसा होता है, घोड़ा ऐसा होता है, इस प्रकार का अंतर भी हम समझ लिया। यानी आत्मीकरण व समायोजन के बीच में समायोजन में संतुलन बनाना ही संतुलीकरण है। ये था दोस्तों महत्वपूर्ण जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो मैंने तथ्य बताए, इन तथ्यों से संबंधित ही परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझाए तो मैं समझता हूँ कि आपका 1-2 सवाल परीक्षा में आएंगे जो 100% आएंगे, क्योंकि जीन पियाजे से संबंधित तो सवाल आना ही आना है साइकोलॉजी में, तो आपके सही हो जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।